ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में सम बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर ये आज हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 27। 26 हम लोग कर चुके थे और 2 मिनट लगेगा उसको कंटिन्यू करने के पहले। जो हम लोगों ने संडे को टेस्ट किया था उसका आंसर हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। ये आप इसमें आप लीजिए, ये रेचल आप लीजिए, और किसका था ये, इसकी भी आप चेक कर दीजिएगा साथ में। और अगर आंसर सही होगा तो +4 दीजिएगा और अगर गलत होगा तो -1 करिएगा, है ना। और हम आंसर डिक्टेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करते रहिएगा। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये हम सामने क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं पहले, तो आप रिलेट कर पाएंगे कौन सा क्वेश्चन था। गौरव हेडिंग करिए सम बेसिक प्रिंसिपल्स, लेक्चर नंबर 27। 26 हो चुका था, 27 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 27। ये हम लोग (23, 24) देन टेस्ट पेपर्स, इसके बाद 11th, फिर नहीं, ये क्या टेस्ट पेपर्स 11th, क्वेश्चन नंबर 1 डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 डी इज करेक्ट। थोड़ा और बड़ा कर दें तो बड़ा बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। इधर क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, इतना। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सी करेक्ट है। अगर सही है तो बड़ा सा टिक लगा करके, और अगली बार से जब कॉपी चेक करना होगा तो रेड पेन साथ में लाए। रेड पेन तो नहीं होगा अभी आपके पास? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं किया तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है फिर, है ना। अगर किया है गलत है तो -1 होगा, और नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बी इज करेक्ट। बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 3 बी इज करेक्ट। देन 4b अगेन, 4b अगेन, कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये क्वेश्चन था 4b। देन 5b अगेन, 5b अगेन, विच एल्केन वुड हैव ओनली द प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पेपर गौरव यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ना, टेस्ट नंबर 3 के नाम पे। देन क्वेश्चन नंबर 6 का डी करेक्ट है, 6 का डी है। फिर 7 का ए करेक्ट है, 7 ए इज करेक्ट। 8b, 8 का बी करेक्ट है, 1 हाइड्रोक्सी ब्रोमोप्रोपेन, 8 का बी करेक्ट है। फिर 9 का अगेन बी, ये वाला 2 ब्यूटानोमाइन, 9b इज करेक्ट। देन 10th का डी करेक्ट है, 10th डी इज करेक्ट, 2,3,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। 10th, हाँ डी, 10th का डी, 10th का डी करेक्ट है। फिर 11th का सी करेक्ट है, मिथाइल साइनाइड, 11 C is correct, methyl cyanide. Then 12th D,
12th का डी करेक्ट है, प्रोपेन ट्राई नाइट्राइल 1 2 3, 12th का डी करेक्ट है। देन 13th का सी करेक्ट है, 111 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, 13th का सी करेक्ट है। देन 14th अगेन सी, आईपीसी नेम बताना था, मिथाइल प्रोपनोएट इज द नेम। मिथाइल 15 का नहीं, 15 का ए करेक्ट है, इथाइल एसीटेट, सॉरी 15 नहीं, पहले 14 था ना, 14th का था सी करेक्ट है, मिथाइल प्रोपनोएट, 14th का सी मिथाइल प्रोपनोएट। फिर 15th का ए करेक्ट है, 2 मिथाइल पेंटीन, 2 मिथाइल पेंटीन। बस टोटल काउंट कर दीजिए मार्क्स, जो सही वाले हैं उनमें 4 कीजिएगा और जो गलत है कोई बात नहीं। तो फिर आप ऐसा करिए ना, जो टोटल है, टोटल और अपॉन हो जाएगा 60, क्योंकि 15 क्वेश्चन थे ना, तो ये करिए टोटल जितना मार्क्स है अपॉन, हाँ 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 हाँ, जितना ऑब्टेन है कितना आया है, कितना सही था, तो 4 हो जाएगा। हाँ अरे 12th का आंसर अभी तो बताया यार, कोई बात नहीं, 12th का था डी करेक्ट है, 12th का डी करेक्ट है। आप टैली कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो जितने सही हो इंटू 4 कर दीजिए। कितने सही थे रेचल? हाँ काउंट करिए, तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। और इसका कितना? इसका भी तो एक ही सही नहीं, माइनस भी तो है, तो फिर कोई मार्क्स थोड़ी ना मिलेगा। माइनस में मिलेगा। हाँ तो करिए ना माइनस में। तो फिर देखिए सब तो गलत है सर। हाँ तो ठीक है, जो गलत है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस यहाँ पे लिखिए -11 + 4 + 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस, हाँ 8 हो जाएगा। अच्छा 1 नहीं सर, माइनस प्लस तो हैं? माइनस हो जाता है ना, माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है। हाँ तो माइनस प्लस, तो -11 + 4 कितना? सॉरी सर, कटिंग करके नहीं, फिर से लिखिए -7। -7। हाँ इक्वल करिए यहाँ पे, यहाँ पे अरे इसके आगे इक्वल का साइन तो लगाइए। इधर लिख दो। हाँ -7, आप बड़ा बड़ा लिखिए -7/60, -7/60, अब बस गोला बना दीजिए। उससे फिर वो भी हाँ गलत होएगी। हाँ कैसे? सही सही था मेरा भी, और एक सही था उसका। अच्छा, तो और सब नेगेटिव था? यस सर, तो तो तब से मैं वही तो आपको कह रही हूँ। आप बेटा नेगेटिव देखिए, पहली चीज तो हाँ ये कहा था कि नेगेटिव पे 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, तो जो 4 मिला तो बाकी सब नेगेटिव थे, तो उसमें मार्क्स ही क्या बचा? जैसे देखिए आपने सी लगाया और ये गलत हो गया, तो -1 हो गया, तो -1 हो गया, तो जितने क्वेश्चन गलत थे सब पे -1 हो जाएगा ना, हाँ मैंने कर दिया। तो सब पे -1 हो गया। तो पहले आपने -1 और नहीं जोड़ा था क्या? अरे यार ये किया तो है आपने। हाँ जैसे सही कितना था? 1 था ना, और गलत कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे बाप रे, तो -13 हो गया मैम। तो यहाँ पे लिखिए +4 -13, हाँ +4 -13 = -9।
तो अब यहाँ पे बड़ा बड़ा करिए, -9 अपॉन, नहीं कटिंग करके नहीं, फिर से लिखिए, -9 अपॉन 60। हाँ, अब आपको क्या करना है, हाँ करिए करिए करिए, 31, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं कम नहीं है, रिस्पेक्टिवली तो हाईएस्ट है आपका, और क्या 60 में से नहीं, कम भी नहीं है बेटा, 50% तो है ना। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आप टेस्ट में थे। ज़्यादातर तो क्या होता है, टेस्ट में गोली हो जाते हैं ज़्यादातर लोग। और दूसरा क्या होगा, जब टेस्ट देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा पता चलती है, प्लस इम्प्रूवमेंट होता है, हमेशा इम्प्रूवमेंट होता है, हमेशा इम्प्रूवमेंट होगा। और देखिए जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो अंदर से अच्छा नहीं लगता, जब अंदर से अच्छा नहीं लगता है तो आप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 27 पे आ गए थे हम लोग, 27। वापस जाने के लिए ये हो गया, डेली असाइनमेंट, देन क्लास 11th, इसके बाद हम लोग आ गए सम बेसिक प्रिंसिपल्स पे। हाँ, अब आ जाइए लेक्चर नंबर 27 पे। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कहाँ तक पहुँच गए थे, कॉपी देखिए जरा। हाँ, 2 मिनट में अगर हम लोग समराइज कर लें, पहले पेज नंबर 22, ओके, पेज नंबर 22, ये हो गया पेज नंबर 21 जी, आ गए 22 पे। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर आ गए, इंटरमीडिएट पे आ गए। कंक्लूजन हम लोग ये किया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसके बाद रिएक्टेंट के अंदर, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है, तो रिएक्टेंट के अंदर सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है। फिर रिएजेंट को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है। सबस्ट्रेट के अंदर कितना, 3 होता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। ये क्या होता है, कार्बोनियम एंड कार्बन एंड फ्री रेडिकल, ये होता है। तो हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले रिएजेंट क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बनाता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बन जाता है, बट ओनली वन विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दैट विल डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट केवल एक बनता है, 3 तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोनियम एंड कार्बन एंड फ्री रेडिकल, लेकिन तीनों में से केवल एक बनता है। वो कैसे पता लगता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिसिस। वो इस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कैसे आपने ब्रेक किया, होमोलिसिस किया कि हेटेरोलिसिस किया था। तो इंटरमीडिएट हम लोगों ने लिखा था ना, इंटरमीडिएट पे हम लोग आ गए थे और इंटरमीडिएट में हेडिंग किया था इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में ये डेफिनेशन हम लोगों ने कॉपी किया था। ये गौरव कॉपी में लिखे, इंटरमीडिएट हेडिंग करिए और लिखिए द रिएजेंट, ये लास्ट में हम लोग कर चुके थे, द रिएजेंट ब्रैकेट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल does not directly attack on the substrate carbon, does not directly attack on the substrate carbon, but before its attack, the substrate forms, before its attack, the substrate forms
an intermediate, forms an intermediate depending upon the type of, क्या हो जाएगा, lysis, depending upon the type of lysis of the covalent bond, of the covalent bond। फिर देखिए जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कितने तरह से ब्रेक होता था, 2 तरह से। फिर नंबर 1 हेडिंग करिए, नंबर 1 करिए होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस, होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस। अब देखिए अगर हमने कोई भी केमिकल बॉन्ड है और इसको हमने ब्रेक किया, जब ब्रेक किया और होमोलिसिस कराई, तो होमो का मतलब क्या है, सेम। अगर हमने क्या किया, कोई भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, हमने होमोलिसिस करा दी, तो एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन अ सिंगल बॉन्ड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और बनता क्या है, तो कार्बन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। या जैसे क्लोरीन का हमने ब्रेक किया, Cl बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इसके पास गया, क्या बन गया, Cl हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम कोई बताएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। जब होमोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और लिसिस कैसी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, एक सेंटेंस लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, देयर इज इक्वल, नहीं पहले हम लोगों ने क्या लिखा, होमोलिसिस के हेटेरोलिसिस, पहले होमोलिसिस किया, लिखिए देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होमोलिसिस, there is equal distribution electrons in homolysis। फिर नीचे एग्जाम्पल करिए, हम फिर से इसको लिखते हैं, Cl बॉन्ड Cl, ऐसे लिखिए Cl बॉन्ड Cl, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ एरो बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ गया। तो देखिए प्रोडक्ट में हम लोग क्या बना दें, प्रोडक्ट में हमने बना दिया Cl हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन पे कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका नाम लिखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल, राइट द नेम, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। देन राइट नोट, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, नोट में लिखिए, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलिसिस, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलिसिस, ड्यूरिंग होमोलिसिस। देन राइट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है होमोलिटिक फिशन, FISSION, होमोलिटिक फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलिटिक फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स, homolytic fission of a covalent bond results in the formation of फिर 4 ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोनियम आयन, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोनियम आयन, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोनियम आयन। सेकेंड ऑप्शन है फ्री रेडिकल्स, फिर थर्ड ऑप्शन है कार्बन आयंस,
थर्ड ऑप्शन इज कार्बनेंस, थर्ड ऑप्शन इज कार्बनेंस, कार्बनेंस। फोर्थ ऑप्शन है कार्बीन्स, CARBENES, कार्बीन्स। गेस करिए जरा, होमोलिटिक फिशन में क्या बनता होगा इन चारों में से? बहुत अच्छा, फ्री रेडिकल पे टिक कर दीजिए। आंसर इज फ्री रेडिकल, आंसर इज फ्री रेडिकल। देन स्टॉप राइटिंग। फिर आगे देखिए कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि कब होमोलिसिस होनी है, कब हेटेरोलिसिस होनी है। तो फॉर होमोलिसिस देयर आर टू कंडीशंस। अगर उन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती है तो ये हेटेरोलिसिस हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दोनों कंडीशन है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? बोथ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट। बोथ द रिएक्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? बोथ द रिएक्टेंट का मतलब सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। रिएक्टेंट दो होते हैं ना, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है। तो दोनों रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी सनलाइट और हाई टेम्परेचर। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो हेटेरोलिसिस, तो हेटेरोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, नीचे हेडिंग करिए कंडीशंस, राइट। कंडीशंस नंबर वन, देयर आर टू कंडीशंस। नंबर वन, reactants are, first condition, reactants are in the gaseous state, reactants are in the gaseous state, gaseous state। फिर सेकेंड कंडीशन करिए, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight or high temperature, in the presence of sunlight or high temperature, sunlight or high temperature। दोनों कंडीशन कोई बता सकता है बिना कॉपी देखे? जो दो कंडीशंस थी बिना कॉपी देखे। हाँ, रिएक्टेंट्स का क्या मतलब? रिएक्टेंट में तो दोनों आ जाता है रिएक्टेंट में तो दोनों आ गया ना, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों को मिला के रिएक्टेंट कहा जाता है। बोथ द रिएक्टेंट का मतलब ये हो गया। बिना कॉपी देखे दोनों कंडीशन कोई बता दे। हाँ, और हाई टेम्परेचर, नॉट एंड, हाई टेम्परेचर। मतलब पहली कंडीशन है कि दोनों रिएक्टेंट्स गैसेस होने चाहिए। जैसे हमने क्या कर दिया, कोई एल्केन ले लिया मैंने, मीथेन का हमने क्लोरीनेशन करा दिया, तो मीथेन की फिजिकल स्टेट बताना पड़ेगा क्या? मीथेन इज अ फिजिकल स्टेट, मीथेन की, मीथेन की फिजिकल स्टेट। अच्छा, पेट्रोल की फिजिकल स्टेट? अरे इतना सन्नाटा, बाप रे बाप, पेट्रोल नहीं देखा क्या कभी? तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब मौन व्रत धारण किया हुआ है कि बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। पेट्रोल लिक्विड होता है यार, मतलब है तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? यस सर, मतलब मौन, हम सोचे कि बाप रे बाप एकदम मौन व्रत है ना, बोलना नहीं, कुछ भी हो जाए। 1 to 4 मतलब C1 to C4 ये लिक्विड होता है, सॉरी गैस होता है। C1 to C4 गैस होता है और C1 to C4 को नेचुरल गैस कहा जाता है, नामी नेचुरल गैस है। कहीं पेज के ऊपर लिखे C1 to C4, C1 to C4, C1 to C4 ब्रैकेट में एल्केन्स, एल्केन की बात हो रही है। एल्केन में 1 लेके 4 तक 1 to C4 आर कॉल्ड नेचुरल गैस, इसको नेचुरल गैस कहा जाता है। C1 to C4 इज कॉल्ड नेचुरल गैस, नामी गैस है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये चारों कैसी हैं?
गैस होती हैं। फिर देखिए जरा, हमने मीथेन में क्लोरीन डाल दिया। क्लोरीन बताने की जरूरत है क्या? क्लोरीन इज अ, बाप रे बाप, बोल क्यों नहीं रहे हैं यार आप लोग? हाँ, क्लोरीन की फिजिकल स्टेट नहीं पता? मोदी जी को पता लग जाएगा तो बेचारे रिजाइन कर देंगे कि ये शिक्षा मंत्री को तुरंत उठा के बाहर करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। क्लोरीन गैस होती है यार, क्लोरीन इज अ गैस। पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए भाई। और अगर जैसे क्वेश्चन क्लास में नहीं बता पाते ना, तो जानते क्या करिए, शाम को सोने के पहले एक झापड़ मारिए अपने आप को जितनी गलती हो रही उतने झापड़ मार के सोइए, तो रात को फिर दिमाग बड़ा तेज काम करेगा उसके बाद। क्योंकि हम तो ये काम कर नहीं सकते, हम ही पिट जाएंगे और क्या। टीचर ने अगर ये काम किया तो बाहर अभी सब मिल जाएंगे, हमको पीट देंगे, हम ही को पीट देंगे। तो इसलिए अपने आप ये अच्छा वाला काम खुद ही करिए आप, जितनी बार नहीं बता पाते। क्लोरीन गैस होती है। मीथेन का जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो देखिए दोनों कंडीशन आ गई कि नहीं। जो कहा कि पहली कंडीशन, बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन द गैसियस स्टेट, तो ये भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है। और उसके बाद ये क्या होता है, देखिए H-म्यू, ये क्या होता है? हाँ, ये लाइट का सिंबल है, या तो वर्ड्स में सनलाइट लिखा रहेगा। H क्या होता है? फ्लैंक कांस्टेंट, और म्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो H-म्यू को फोटोन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट, तो दो में से एक कंडीशन है। तो अब अगर इतनी कंडीशन है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म किया CH3Cl फॉर्म किया प्लस HCl। लेकिन आपसे क्वेश्चन करें कि इसमें जो लिसिस होगी वो कैसी होगी, तो आप बोलेंगे होमोलिसिस, क्योंकि दोनों कंडीशन आ रही है। दोनों कंडीशन, एल्केन के जितने भी रिएक्शन हैं, इस रिएक्शन को क्या कहा जाए? क्लोरीनेशन। किसी रिएक्शन में अगर क्लोरीन डाला जाता है तो क्लोरीनेशन। किसी भी रिएक्शन में मीथेन को हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, निट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दें तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। इसको क्या कहा आपने? क्लोरीनेशन। ये क्या? नाइट्रेशन। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दें तो इसको बोलते, हाँ बहुत अच्छा, सल्फोनेशन। ये सारे रिएक्शन अभी एल्केन में आगे करने हैं। तो देखिए क्लोरीनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये सारे फ्री रेडिकल के रिएक्शन हैं। ठीक है, आगे नोट करिए, नीचे लिखिए एग्जाम्पल में लिखिए क्लोरीनेशन, इन एग्जाम्पल राइट, क्लोरीनेशन कॉमा नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन of alkanes are free radical reactions, free radical reactions। फिर अगली हेडिंग करिए, सब सेकेंड पार्ट, हीटोलिटिक क्लीवेज। दूसरी तरह से जो बॉन्ड कैसे ब्रेक कराते हैं, हीटोलिटिक क्लीवेज। ये देखिए सेकेंड पॉइंट करिए, हीटोलिटिक क्लीवेज, और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, बोलिए, हेटेरोलिसिस, या हीटोलिटिक क्लीवेज कहें या हेटेरोलिसिस। अब होमो का मतलब क्या था? सेम। हेटेरो का मतलब नॉट सेम, विच इज नॉट इक्वल। अब हम क्या करेंगे? केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के पास जाएंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था जब बॉन्ड ब्रेक किया था? तो गौरव बताइए। हाँ, एक एक दिया था हमने दोनों को। देयर वाज व्हाट एवर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यू विल से देयर वाज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था। लेकिन अब हीटेरो में क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक तरफ जाएगा। तो जिसके पास जाएगा उसके पास कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छा। जब हम नेगेटिव चार्ज बना दें तो जिसके पास ये चार्ज जा रहा है, जैसे ये हमने बॉन्ड ब्रेक किया, तो जिसके पास गया इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना,
और दूसरे वाले के पास नेगेटिव आ गया, जिससे पॉजिटिव आता है, इसको क्या कहते हैं? बोलिए, कार्बोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? कार्बन आयन। तो ये तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। पहले एक सेंटेंस लिखिए, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in heterolysis, unequal distribution of electrons in heterolysis। फिर यही एग्जांपल कॉपी करिए, ऐसे लिखिए C बॉन्ड C, फिर बॉन्ड को ब्रेक करके एरो एक तरफ ऐसे बनाइए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास C प्लस हो जाएगा और इधर C माइनस हो गया। C प्लस के नीचे नाम लिखिए कार्बोनियम आयन। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन, एंड कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन आयन, CARBON, कार्बन आयन। पूरा एक वर्ड है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। अब देखिए जरा, हम लोगों ने ये कहा था कि इंटरमीडिएट कितने तरह का होता है? 3 तरह का, बट ओनली 1 इज फॉर्म्ड। वहां पे क्या कहा था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट एंड बोथ आर फॉर्म्ड। रिएजेंट दोनों बनता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बनता है, बट केवल एक पार्टिसिपेट करता है। तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, ये कैसे पता? ये इंटरमीडिएट बताता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। अब अगर हमने देखे, अगर हमने इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बना दिया तो देखिएगा, बताइएगा E प्लस NU माइनस, इसमें से इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा? अपोजिट ही तो रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव पे तो नेगेटिव अटैक करेगा ना। तो रिएक्शन हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और अगर C माइनस बना है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अब हमें क्या, अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि कब C प्लस बनेगा, कब C माइनस बनेगा? तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर। नीचे एग्जांपल लिखिए, अगर हमने कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर रखा, एग्जांपल 1 करिए। एग्जांपल 1 में लिखिए C2H5Cl, C2H5Cl। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में, ये बता दीजिए हमें जरा ना। और बताइए, ईथेन और क्लोरीन के बीच में ये क्या होता है? ईथेन क्या होता है? बॉन्ड किसके बीच में होता है? बॉन्ड कंपाउंड के बीच में होता है। बॉन्ड किसके बीच में? यस सर, गलत बोल रहे हैं यार। बॉन्ड किसके बीच में होता है? बॉन्ड, हाँ, 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड होता है, कंपाउंड के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड से। तो हमने ये कहा, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है? जोर से बोलिए। यहां देखिए 1 2 ऐसे अरेंजमेंट होगा ना। ये 2 कार्बन है, आपस में जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से, और इसका मतलब कि ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है? और तेज बोलिए। हाँ, नहीं देखिए, जो आपका बोलने का तरीका है, आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं। हमने कितनी बार कहा है, गलत बोलिए लेकिन जोश में बोलिए, अच्छा लगता है सुन करके। जो आपने कार्बन तो तेजी से बोला था, लेकिन क्लोरीन बड़ा धीरे से बोला आपने। कार्बन एंड क्लोरीन ऐसे बोला आपने, कार्बन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन कंफर्म नहीं है। नहीं, सही आंसर सही है आपका ना। अब वही थोड़ा जोश से बोलते तो और अच्छा लगता है सुनने में। रोज ये कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम ये बात ना कहें, उसके बाद भी आप पता नहीं क्यों नहीं करते। इसका रीजन क्या है? मतलब जोश में क्यों नहीं रहते हैं? रीजन क्या है? खाना तो खा के आए होंगे ना, फिर क्या रीजन हो सकता है? गेस करिए, कुछ बताइए रेचल, क्या रीजन हो सकता है कि कहने के बाद भी नहीं करते आप? लेकिन अभी अगर जब आपस में आप बात करते हैं फ्रेंड से,
तब इतना धीमे बात करते हैं जितना धीमे आंसर करते हैं आप। गौरव बोलिए, जब फ्रेंड से बात होती है तो क्या इतना धीरे धीरे बात करते हैं? फ्रेंड बात ही नहीं करेगा आपसे अगर इतना धीमे बोलेंगे तो वो बात ही नहीं करेगा, उसको मजा ही नहीं आएगा कि मरगिल्ला सा इंसान है, ये क्या इससे बात करें। तो थोड़ा जोश में रहिए यार, कम से कम उतना तेज तो बोलिए। दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में है। अगर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करें तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, वेन एवर अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन देन इलेक्ट्रॉन्स गो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। को भी जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सेंटेंस कहीं नोट कर लीजिए, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, covalent bond is broken, then electrons go towards more electronegative element. Electrons go towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसको रट लीजिएगा, पूरी केमिस्ट्री में यही चलेगा। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखिए कार्बन क्लोरीन, विच वन? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करें तो इधर क्या गया? नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज क्या बन गया? कार्बोनियम आयन बन गया। तो हम क्या चीज एम्फेसिस करना चाह रहे हैं? इंटरमीडिएट केवल एक बनता है, आइदर कार्बोनियम और कार्बन और फ्री रेडिकल। वो किस पे डिपेंड करता है? अब देखिए जरा, जैसे हमने क्या कर दिया, अगर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर दिया और अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोनियम बन गया। अब आपसे क्वेश्चन कर दें कि गिव मी अ कंडीशन व्हेन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड। अब बताइए आंसर। अरे कुछ बोल तो दीजिए, पूरा खाली फुटकर ऐसे बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से। मैंने कहा व्हाट इज द कंडीशन, आप बॉन्ड ब्रेक होने के बाद का तरीका बता रहे हैं, हम उसके पहले का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन है जब कार्बोनियम आयन बनता है। हाँ ठीक है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? हाँ पूरा बोलिए। हाँ तो इसी को जरा उल्टा बोल दीजिए, व्हेन कार्बन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हम सुनना चाह रहे थे। हमने जो क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, तो आंसर है व्हेन कार्बन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आंसर हो गया। तो अब जैसे देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला एल्किल हैलाइड, ये क्या होता है? RX। ये किसका फॉर्मूला है? इसको एल्किल हैलाइड नहीं कहते, RX को एल्किल हैलाइड नहीं कहते। आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं यार, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, एकदम नहीं पढ़ रहे। ये कितना दिन पहले हम लोगों ने किया, 15 फंक्शन को 2 बार कराया और फिर एक बार रिवीजन भी कराया। YouTube पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सारे ग्रुप्स हमने किए थे। दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। जब किसी कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट होता है उसको एल्किल हैलाइड कहा जाता है।
और एल्किल हाइड में हेलोजन किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। अब जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? एक्स पे जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम जो सुनना चाह रहे थे कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, तो आप बोलेंगे व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एग्जांपल एल्किल हाइड। ठीक है, नीचे एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल 1 करिए, एग्जांपल 1 लिखिए, C2H5Cl, C2H5 बॉन्ड Cl, और फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कराया तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ दे दीजिए, और फिर क्या बन गया? C2H5+। अभी तक C2H5 को आप क्या बोलते थे? C2H5 को क्या बोलते थे अभी तक? अभी तक नहीं बताएंगे? हाँ, C2H5 जो वीडियो देख रहा होगा इस समय, जो देखेगा वो क्या सोचेगा आप लोग के बारे में, ये समझ लीजिए। इथाइल जिस स्टेज पे हम लोग हैं, 2-3 महीने से पढ़ाई चल रही है, इथाइल नहीं बता पा रहे हैं अगर, तो C2H5 को इथाइल नहीं कहते, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे नहीं था। तो ये क्या रीजन है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? जैसे CH3 को क्या कहते हैं? CH3 मिथाइल, C2H5 इज कॉल्ड इथाइल। तो ये सब पहले से नहीं पता था आपको, तो क्यों नहीं बता रहे हैं फिर? कुछ नहीं, 2-3 झापड़ का जुगाड़ हो चुका है आज। शाम को सोने के पहले 3 झापड़ तो कम से कम मारिए अपने आप को, क्योंकि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई, नहीं बता पा रहे हैं। और जो जो चीज़ नहीं आ रही है उसको तुरंत एक जगह लिखते चलिए, और घर पे जाकर के उसको खूब अच्छे से देखिए कि हम इथाइल नहीं बता पाए। ठीक है, जो जो चीज़ नहीं पता लगती, नहीं आ रही है, एक जगह लिखते चलिए। शाम को सोने के पहले आप उसको रिकॉल करिए झापड़ मारते हुए कि ये तुम नहीं बता पाए थे। यार जब तक पहले जानते हैं, पहले पिटाई बहुत कायदे से होती थी, तो यहाँ तक नौबती नहीं आती थी। ये कान वान लाल, रोज लाल रहता था कान। ये टीचर जब कान पकड़ते थे ऐसे ऐसे पकड़ के कान से उठा लेते थे, ऐसे उठा लेते थे। आप चिल्लाइए चाहे जो करिए, आप इमेजिन करके देखिए, कान पकड़ के ऐसे आप ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे कान से जब पकड़ेंगे तो दर्द होता था, है ना। ये वाला पनिशमेंट पता नहीं आपको मिला है कि नहीं मिला है। अब तो खैर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बहुत दर्द होता था, उंगली में बहुत दर्द होता था। और ये यहाँ पे, यहाँ के बाल ऐसे नोच लेते थे टीचर, यहाँ का बाल। ठीक है, बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। तो ये सब तो हो ही नहीं रहा है, डर है ही नहीं आपको। तो इसीलिए सब बस जहाँ जिंदगी जा रही है, कोई डर नहीं है आपके अंदर। तो पहले वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब क्या कहा जाए, टेक्नोलॉजी या 5G आ गया, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, अब इसका जिसको पहले इथाइल कहते थे, अब अगर इसे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इथाइल कार्बोनियम आयन। नाम लिखिए इसका, इथाइल कार्बोनियम आयन। पहले क्या बोलते थे, केवल इथाइल के नाम से जानते थे। अब इसको बोलेंगे इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने क्या कर दिया, C6H5H, ये बेंजीन था, C6H6 था, तो हमने एक हाइड्रोजन को तोड़ना था बॉन्ड, इसलिए हमने ऐसे लिखा। कॉपी करते रहिए, बॉन्ड को ब्रेक करिए, C6H5 बॉन्ड H। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, और अब जो फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म किया, C6H5 माइनस, C6H5 माइनस। ये क्या बन गया, कार्बन आयन। फिनाइल लिखिए, नाम लिखिए, फिनाइल कार्बन आयन, फिनाइल कार्बन आयन। तो अब ये बता देंगे कार्बोनियम आयन कब बना और कार्बन आयन कब बना। व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू कार्बन, तो कार्बोनियम बनेगा, और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच कर दिया तो कार्बन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आप देखिए, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है। कितने तरह का इंटरमीडिएट है, 3 तरह का, कार्बोनियम आयन,
कार्बन एन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब बनता है? जब होमोलिसिस होती है। जब होमोलिसिस होती है, होमोलिसिस कब होती है? दो कंडीशन है, जब दोनों रिएक्टेंट गैस हो जाए और साथ में टेम्परेचर या सनलाइट हो जाए, और उसके बाद अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो हेटेरोलिसिस होगी। और हेटेरोलिसिस के अंदर भी अगर आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच किया कार्बन से तो कार्बोनियम आयन बनेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच किया तो कार्बन आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक करिए, हेडिंग करिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C प्लस, C माइनस एंड FR। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? C प्लस, C माइनस, FR, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल नीचे ऑर्डर लिखिए, नीचे ऑर्डर लिखिए। देखिए फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तीनों को हम अलग अलग लिख रहे हैं। पहला ऑर्डर हमने ये लिखा, नंबर 1 लिखिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री C प्लस। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके आगे एक और ऐड कर लीजिए, इसके आगे CH3 ऐड कर लीजिए, इज ग्रेटर देन CH3 मिथाइल कार्बोनियम आयन, ये कर लीजिए मिथाइल कार्बोनियम आयन। मतलब जैसे ये होगा इथाइल और मिथाइल, इथाइल एंड मिथाइल दोनों प्राइमरी होते हैं ना, इथाइल मिथाइल दोनों प्राइमरी हैं। तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इथाइल होगा कि मिथाइल होगा? इथाइल हो जाएगा। ये देखिए सबसे लास्ट में मिथाइल जा रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा लिखिए, कार्बन एन का जस्ट उल्टा कर दीजिए ऑर्डर। तो कार्बन एन का ऑर्डर क्या हो गया? कार्बन एन का ऑर्डर हो गया CH3 माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बन एन। मिथाइल कार्बन एन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री कार्बन आयन, ये मतलब हो गया। और तीसरे वाले का फ्री रेडिकल का ऑर्डर और कार्बोनियम का ऑर्डर दोनों का सेम होता है, तो इसका भी ऑर्डर यही हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3, हाँ नहीं, CH3 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल को कैसे लिखा जाता है? एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, प्लस कर दिया तब तो कार्बोनियम आयन हो गया, फिर है ना, ये है। तो अब देखिए जरा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, क्योंकि देखिए जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा तो एवरी इंटरमीडिएट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर स्टेबल। तो अगर कोई भी बन रहा है तो वो तो ट्राई करेगा कि हम ज्यादा स्टेबल बन जाएं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखिए, which of the following is the most stable? Which of the following is the most stable? फिर 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है CH3 प्लस, इसका नाम बताते चलिए हमको, जरा नाम बताइए इसका। मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन। फिर दूसरा लिखिए C2H5 प्लस, नाम बताइए। इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन। फिर तीसरा लिखिए CH3 CH और ब्रांचिंग किया नीचे CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाम बोलिए, नाम बोलिए। आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन,
आइसोप्रोपाइल कार्बोनिमैन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनिमैन। जो भी नया मिलता है बस लिखते रहा करिए, तुरंत बैठे न रहा करिए, तुरंत लिखते रहा करिए। फिर चौथा कंपाउंड लिखिए CH3, देन C, ऊपर नीचे CH3 CH3, ऊपर नीचे CH3 CH3 और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। इसका नाम क्या है? नियो ब्यूटाइल कार्बोनिमैन, नियो ब्यूटाइल कार्बोनिमैन, नियो ब्यूटाइल कार्बोनिमैन। अब चारों में से आपको बताना है कौन सा मोस्ट स्टेबल है। यस, जोर से बोलिए। नहीं, पहले आपने कहा था फोर्थ, क्या था ये पूछना था, बताना नहीं था। कैसे बोलना था? फोर्थ, ये बताना होता है। फोर्थ फोर्थ, दोनों में फर्क है ना। तो पहले आप क्या कर रहे थे? बता नहीं रहे थे, पहले आप पूछ रहे थे हमसे, कंफर्म कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। आंसर सही है आपका फोर्थ। क्यों आंसर सही है? क्यों फोर्थ आंसर आया ना? और बताइए, आंसर तो सही हो गया लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है आपका। क्योंकि ये टर्शरी कार्बोनियम है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोनियम है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, तो टर्शरी हो गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने से? 2 से अटैच है। ये है, तो ये सेकेंडरी हो गया। और इथाइल और मिथाइल दोनों प्राइमरी कार्बोनियम है। तो अभी तो कार्बोनियम का ऑर्डर लिखा हम लोगों ने। क्या ऑर्डर लिखा? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी अरे प्राइमरी बोल रहे हैं, टर्शरी टर्शरी टर्शरी। अभी तो किया यार, अभी तो किया। फोर्थ वाले पे टिक करिए, फोर्थ वाले पे टिक करिए, फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ये हेडिंग करिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। और एक रूल हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, सेटजेफ रूल, SAYTZEFF। ये हेडिंग करके छोड़िए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स लिखिए, फिर ब्रैकेट में लिखिए SAYTZEFF, सेटजेफ रूल। इससे क्या पता लगता है, अगले टर्न पे इसको करेंगे। इससे क्या पता लगता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। या उसका उल्टे भी कह सकते हैं, अगर हम इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन सब में से आपसे पूछे कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो चाहे स्टेबल कहें चाहे रिएक्टिव कहें, दोनों रिलेट कर लेंगे, दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। वो सेटजेफ रूल से पता करते हैं। जिस एल्कीन में जितने ज्यादा, देखिए सेटजेफ रूल स्टेट दैट एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ, ये क्या, एल्किल रेडिकल्स, एल्किल रेडिकल्स। इथीन के अंदर कितने रेडिकल्स हैं? इथीन, इथीन में कितने रेडिकल्स हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाउ मेनी रेडिकल्स आर देयर? कितने R लगे हैं? कोई रेडिकल नहीं है भैया। कहां R दिखाई पड़ रहा है? हमने एक हाइड्रोजन हटा के अगर एक CH3 लगा दिया तो अब एक रेडिकल आ गया, इसको रेडिकल कहते हैं ना। यहां कोई रेडिकल नहीं था, यहां एक रेडिकल आ गया, तो अभी सेटजेफ ने क्या कहा था? मोर नंबर ऑफ रेडिकल एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो इथीन, प्रोपीन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? प्रोपीन इज मोर स्टेबल। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? दो में से एक बोलिए। पहले प्रोपीन आपने कहा, फिर इथीन कहा। जो भी है रीजन बताइए उसका। विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड वाई? कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कैसे? हाँ ठीक है, तो इथीन का बताइए। इथीन वाई इट इज मोर, जो भी है क्यों? पहले बताइए क्या है, स्टेबल है कि रिएक्टिव है? इथीन रिएक्टिव है।
इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्कीन। जितनी एल्कीन्स होती हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन यही होती है। क्यों? क्यों? अच्छा, स्टेबल भी होगा, रिएक्टिव भी होगा। क्यों नहीं है? रीजन तो बताइए। रेडिकल नहीं है। अब आप देखिए, अगर उसी में सेडजेफ का नाम लिए तो सेडजेफ खुश हो जाएगा, ऊपर से उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि अब मेरा नाम लिया जा रहा है। भाई उसका रेफरेंस तो लीजिए। देखिए हम आपसे क्या कहते हैं, नंबर मिलते नहीं, नंबर छीनने पड़ते हैं, तो टीचर को बताना पड़ेगा कि आपको कितना आता है। अगर आपने इसी सेंटेंस को कहा कि अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, अब आपका स्टेटमेंट मोहर लग गई इस पे, अब आप पास हो जाएंगे। बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग द स्टेटमेंट, आप बताइए अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो दिस एल्कीन डज नॉट हैव एनी रेडिकल, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। ये हो जाएगा। जिस एल्कीन में ज्यादा रेडिकल होंगे, इसमें एक रेडिकल और बढ़ा दें, इधर भी CH3 लगा दें, तो देखिए नाम क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, नाम बोलिए, 4 कार्बन हो गए। ब्यूटुइन, ब्यूटुइन कितने रेडिकल हैं? 2 रेडिकल हो गए। तो अब बताइए ब्यूटीन, प्रोपीन, विच वन इज मोर स्टेबल? ब्यूटीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसी को अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।